इंडियाज डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बिन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी की, इंडिया की विभिन्नता और विविधता की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में हमें उसका स्ट्रेंथ ही आता है, और वो उसके पास्ट की वजह से है कि इंडिया की डाइवर्सिटी हमेशा उसके लिए स्ट्रेंथ रही है, उसके लिए वीकनेस नहीं रही है। हमें डाइवर्सिटी से लगता है बहुत सारे डिफरेंसेस, और बिकॉज बहुत सारे डिफरेंसेस तो बहुत सारा कंफ्यूजन। ऐसा नहीं है, इंडिया की डाइवर्सिटी उसके लिए हमेशा स्ट्रेंथ प्रूव्ड रही है। ये हम कैसे जानेंगे? दिस कैन बी प्रूव्ड थ्रू द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जब इंडिया एक टाइम पे ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर थी, तब ये चीज प्रूव हो गई थी कि भलाई कितने भी डिफरेंसेस हो, भलाई कितनी भी डाइवर्सिटी हो लोगों के बीच में और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, फिर भी इंडिया प्रूव्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड एट दैट टाइम इंडिया ने अपनी इस डाइवर्सिटी को एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। लोगों को लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि इतने अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, तो इसका मतलब कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत लड़ाइयाँ होगी बीच में, और उनके बीच में बहुत सारे रायट्स होंगे। बट ऐसा नहीं था, ये उल्टा ही प्रूव हुआ। तो इसीलिए आज हम कहते हैं कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो उसकी स्ट्रेंथ है। और तभी आज का जो प्रोवर्ब है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेंथ लाइज इन डिफरेंसेस एंड नॉट इन सिमिलैरिटीज। ठीक है, हर चीज की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसके डिफरेंसेस में ही बसती है, ना कि उसके सिमिलैरिटीज में। अगर आप इंडिविजुअल्स की भी बात करो तो हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, और वही उस चीज की ब्यूटी है। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, यूनिक है, और वही एक चीज पूरे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाती है। अगर हर कोई एक समान होता, हर कोई एक जैसा होता, तो शायद वो चीज उतनी उभर के, उतनी ब्यूटीफुली नहीं आती। तो हम पढ़ेंगे वो केस जिससे हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी स्ट्रेंथ रही है। तो when the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. इसका ये है अर्थ कि जब भी ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया पे रूल कर रहे थे, तभी वुमेन एंड मैन जो कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, वो सब एकजुट हुए, वो सब एक साथ यूनाइट हुए, और उसके बाद उन्होंने किसके अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट किया? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। मतलब भलाई वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आए थे, और रिलीजन भी उनका अलग था, मुस्लिम्स एंड हिंदू, और उस टाइम के और भी जैसे सिख्स हो गए, तो वो सब लोग आए और उन्होंने ये चीज़ तब समझी, मतलब लेट ही समझी, लेकिन ये समझी कि नहीं, हम अगर सब साथ में आएंगे तो फिर हम उस सेकेंड पार्टी को, मतलब ब्रिटिशर्स को, हम अपोजिट पार्टी, मतलब ब्रिटिशर्स को हम हरा सकते हैं। तो इसको मैं और अच्छे से बताऊंगी, 1 मिनट रुकिए, तब तक के लिए आप इसे देख लीजिए, एंड फिर मैं बोर्ड क्लियर करके समझा देती हूँ। तो जैसा कि आई सेड कि डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज ब्रिटिशर्स। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग आए थे एक साथ, मतलब मैंने कुछ एग्जांपल दिए, एक साथ एकजुट हुए और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आए थे, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग आए थे, डिफरेंट रीजन से लोग आए थे। फिर जेंडर की तो मैंने जैसे बात की थी कि मेन एंड वुमेन आए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है कि जब आपको अगर एग्जाम में पूछे कि यूनिट इन डाइवर्सिटी के बारे में, तो एक एग्जाम्पल के साथ आप बताओ, उस चीज़ को समझाओ, तो आप तुरंत यही एग्जाम्पल दोगे कि जब ब्रिटिशर्स ने अटैक किया था इंडिया पे, और जब इंडियंस उनके कंट्रोल में थे, तो फिर क्या हुआ था? तो तब उन्होंने एक साथ मिलके जो है प्रोटेस्ट किया था। और यही नहीं, वो एक साथ मिलके जॉइंट एक्शंस उन्होंने डिसाइड किए थे, एक साथ मिलके उन्होंने ऐसे जो है डिसीजंस लिए थे, और उसी पे उन्होंने काम किए थे जो बहुत ही प्रभावशाली हो सके। मतलब कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस जो है एक साथ मिलके लिए थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ही यूजफुल प्रूफ हो सके, बहुत ही स्ट्रांग प्रूफ हो सके। उन्होंने यही नहीं, वो जेल भी साथ गए थे, क्योंकि अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे क्योंकि ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी ज़्यादा थी, उन्हीं की गवर्नमेंट थी, उन्हीं का रूल था, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इन सबको जेल में डाल दिया। तो ये जेल भी साथ में गए थे, तो इन्होंने दुख सुख में भी एक साथ जो है टाइम बिताया, उन्होंने प्रोटेस्ट भी एक साथ किया, और खुशी भी जो मिली हमें फ्रीडम की, वो भी उन्होंने एक साथ इंजॉय की। तो हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी जो है इंडिया के लिए हमेशा स्ट्रेंथ ही रही है उसकी। लेकिन यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स इन्हें जेल में डाल रहे थे, तो इनको लगा था कि यार ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए, लड़ाइयाँ तो होगी। पर ट्विस्ट की बात ये है कि ब्रिटिशर्स थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस
दे कुड डिवाइड इंडियंस इन रूल, ठीक है, बिकॉज इंडियंस बिलोंग टू डिफरेंट कल्चरल, रीजनल, रिलीजियस बैकग्राउंड्स एक्सेट्रा। मतलब उन्होंने सोचा कि सारे जो इंडियंस हैं उनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आसान रहेगा, उन्होंने सोचा डिवाइड करेंगे और फिर करेंगे हम रूल। तो बेसिकली डिवाइड एंड रूल वाला उन्होंने सोचा कि पहले तो हम उनको तोड़ देंगे सेक्शंस में और फिर रूल करना आसान रहेगा, क्योंकि जब एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उन सबको हमने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, लड़ाइयाँ करवा दी बीच में और एक दूसरे की तरफ भड़का दिया, तो आसान है ना रूल करना। क्योंकि अब जो इतनी पॉपुलेशन को एक जगह लो और फिर इतने इतने ग्रुप्स को लो, तो फिर ज्यादा कौन पावरफुल रहेगा, इतना बड़ा ही ग्रुप रहेगा। बट ब्रिटिशर ने सोचा कि सब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो इतने इतने ग्रुप्स जो है वो क्या ही लड़ेंगे उनके अगेंस्ट। उन्होंने सोचा डिवाइड एंड रूल करेंगे। डिवाइड एंड रूल जो है यही होता है कि पहले तो हमले ग्रुप्स जो है, क्योंकि सब अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो वो डिवाइड तो हो ही चुकी पूरी पॉपुलेशन, तो रूल करना आसान रहेगा। लेकिन बट अगेन इंडियंस प्रूव दैट दे कुड बी डिफरेंट, दे कुड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बट दे आर यूनाइटेड। सो यस, यही वो चीज़ थी। अब यहीं पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको जलियनवाला बाग मैसाकर समझाऊंगी। ये एक इंसिडेंट है जिसे अमृतसर मैसाकर भी कहते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जो है पंजाब, मतलब अमृतसर जहाँ पंजाब में है वहाँ हुआ था। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उन पे फायरिंग कर दी गई। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे जितने भी लोग उस टाइम पे मौजूद थे, उसका रिजल्ट ये हुआ कि फिर सारे लोग आए और एक साथ इकट्ठे हुए, सारे मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख्स, पुअर, रिच, मैन एंड वुमेन, ये सब लोग मिलके प्रोटेस्ट किया उन्होंने उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन ट्रूप्स के अगेंस्ट और उस ब्रिटिश जनरल के अगेंस्ट जिन्होंने ओपन फायरिंग कर दी थी उन लोगों पे। और ये जो सॉन्ग है आपके टेक्स्ट बुक में, वो भी इसीलिए लिखा गया है, उनको ऑनर करते हुए, उन ब्रेव लोगों को ऑनर करते हुए जिनकी जान चली गई थी। वैसे ये जो इंसिडेंट है ये तो बहुत ही क्या कह सकते हैं, डिटेल्ड में इस टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, और ये जो है मैंने आपको अभी डिटेल में पढ़ाया भी नहीं है, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये मैंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी में एज एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी लोगों ने सेकंड थॉट भी ये आने नहीं दिया कि हम अब नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम सब डिफरेंट वेज में प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। लोग तब भी इकट्ठा हुए, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, हिंदूज थे, तो क्या हुआ, सब आए और उन्होंने, एंड नॉट इवन ये रिच एंड पुअर, ठीक है, सिर्फ मैं फिर से वही बात कह रही हूँ, लोग डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से आ रहे हैं, फिर मैन एंड वुमेन भी आए, सब मिलजुल के उन्होंने क्या किया, सब एक साथ मिले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उन्होंने अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया तो चीजें काफी और बढ़ सकती है और बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो सकता है। वैसे ये इंसिडेंट आगे कभी मैं और अच्छे से डिटेल्ड वे में बताऊंगी। अभी तक आपके टेक्स्ट बुक में जितना दिया है मैं उतना ही समझा रही हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में थ्रू अ पोम कहना चाह रहे हैं। ओके, सो जलियनवाला बाग मैसेकर से यही पता चलता है कि पीपल वर पेट्रियाटिक एट दैट टाइम, ठीक है, आज भी है, लेकिन देशभक्ति की जो भावना थी लोगों में उस टाइम पे उतनी थी कि वो रूल कर गई एज कम्पेयर टू डिफरेंसेस, मतलब वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने वो चीज़ ज़्यादा ध्यान में नहीं रखी कि वो कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कौन से रिलीजन से आ रहे हैं। सेकेंड यही पॉइंट है कि सॉन्ग्स एंड सिंबल्स जो उस टाइम पे लिखे गए थे, बनाए गए थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, वो आज भी हमें कॉन्स्टेंटली यही रिमाइंड करवाते हैं कि क्यों हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्यों हमारी डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ की तरह काम करती है। क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे और जब इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे सॉन्ग्स जो है कंपोज किए थे और ऐसे सिंबल्स जो हैं उन्होंने इन्वेंट किए थे, जिससे उन्हें ये महसूस हो रहा था कि वो ज़्यादा स्ट्रांग है और अब वो लड़ सकते हैं। तो यही चीज़ें हमें ये याद दिलाती है कि कैसे ये उनके लिए प्लस पॉइंट था कि वो डाइवर्स थे और कैसे वो लड़ सके। और इसीलिए इसमें लिखा है कि सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। जो उस टाइम पे सॉन्ग्स एंड सिंबल्स जो है इन्वेंट किए थे, लिखे गए थे, कंपोज किए गए थे, वो सारे हमें ये याद दिलाते हैं कि क्यों हमें इंडिया की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। क्योंकि अगर
इंडिया उस टाइम पे इतनी डाइवर्स नहीं होती, लोग इतने एकजुट नहीं होते, आज भी इंडिया डाइवर्स है, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने ये सोचा कि हम एकजुट होकर प्रोटेस्ट करेंगे, और उनके प्रोटेस्ट के दौरान ही उन्होंने कुछ कुछ सॉन्ग्स कंपोज किए थे। तो वो जो सॉन्ग्स है वो हमें आज याद दिलाते हैं कि कैसे उस टाइम भी जब डाइवर्सिटी थी तो लोगों ने जो है जीत हासिल की थी। तो इसीलिए जो डाइवर्सिटी टर्म है वो इक्वल्स टू समझ लो स्ट्रेंथ है। जो हमारे इंडिया का नेशनल एंथम है जन मन गण, जिसको कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, वो भी सिंबल है यूनिटी का, क्योंकि जब हम सब इकट्ठे होके हमारा नेशनल एंथम गाते हैं तो वो हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को इवोक करता है। तो ये हमें बताता है कि जब हम सब एकजुट होकर एक खड़े होकर गाएंगे तो वो हमें ये याद दिलाता है कि हम भलाई सब डिफरेंट है लेकिन फिर भी हम एक साथ खड़े हैं, हम यूनाइटेड हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यही चीज लिखी थी, जो कि बहुत ही सुंदरता से लिखी थी कि यूनिटी इज नॉट समथिंग विच इज इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर। पहले इतना समझते हैं कि देखो, यूनिटी जो है, ये भावना जो है एकता की, ये किसी ने हम पे जोर जबरदस्ती से नहीं डाला है, हमने ये चीज खुद सीखी है। मतलब इंडियंस ने खुद चीज, ये जो भावना है ना, ये उनमें खुद एक साथ रह के आई है। तो ये किसी ने इम्पोज नहीं की है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ने आके हम पे इम्पोज नहीं की है। And within its fold, the widest tolerance of belief and customs was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. ये हम इंडियंस थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से ये जो वैरायटी है, ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ कस्टम एंड रिलीजन को समझा और टॉलरेट करना सीखा, और बहुत ही अच्छे से टॉलरेट किया। यहाँ पे ये वर्ड मैं नेगेटिवली नहीं यूज कर रही, ये चीज बता रही हूँ, टॉलरेट वर्ड यूज करके मैं ये चीज समझा रही हूँ आपको कि आज भी इंडिया में कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ मस्जिद जाते हैं, सबके खुद के रिचुअल्स है, सबके खुद के रिलीजन है, और अलग अलग जो है पूजा करने के तरीके हैं, अलग अलग भगवान से जो है प्रार्थना करने के तरीके, लेकिन हम हर ये चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली जो है साथ लेके चलते हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग इसको बहुत ही गलत सेंस में ले लेते हैं और फिर बहुत सारे रायट्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को ब्यूटीफुली अगर देखें तो हम में भलाई इतने डिफरेंसेस हैं, और हम भलाई अलग अलग भगवान की पूजा करें, या फिर हम भलाई अलग अलग जो है तरीके से रिचुअल फॉलो करें, हर चीज हमारी अलग हो, लेकिन ये इंडिया अगर आप दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में देखो तो हम इस चीज को ना बहुत ब्यूटीफुली जो है लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं। तो इसमें यही इन शॉर्ट लिखा है कि इसका जो मतलब है ना और गहरा है, इसलिए वर्ड डीपर यूज किया है कि यूनिटी जो है ये हम में डेवलप हुई है, ये भावना, ये पेट्रियोटिज्म की जो भावना है ये हमें डेवलप हुई है, और पेट्रियोटिज्म ने ही जो है हमें ये सिखाया है कि डाइवर्सिटी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है, डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ की तरह काम कर सकती है। क्योंकि अगर जब लोगों में जब वो स्ट्रगल का टाइम था, जब हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, तो तब अगर लोगों में ये भावना नहीं होती पेट्रियोटिज्म की, लोगों में ये जो है अपने देश के लिए भावना नहीं होती, तो वो लोग एकजुट होकर पहले तो रहते नहीं। और इसीलिए आज जो है हम कहते हैं कि हमारी डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो मैंने आपको जो कहा था सॉन्ग्स एंड सिंबल वाले, तो अगर आप कोई भी सॉन्ग्स एंड सिंबल्स देखो जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो है इवॉल्व हुए थे और जो डेवलप हुए थे, वो सभी के जो मतलब है ना बहुत ही गहरे हैं, उनके मीनिंग उस सॉन्ग्स के जो कंपोज हुए थे उन सॉन्ग्स के मतलब जो है ना बहुत गहरे, और हमें यही बताते हैं कि कैसे हम सब अलग हैं लेकिन फिर भी साथ हैं। इवन अगर हम नेशनल एंथम की बात करें तो जैसे मैंने कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, तो उसमें भी अगर आप पूरा नेशनल एंथम गाते हैं तो ऐसी लाइनें हैं जहाँ पे बताते हैं कि दूसरे जगह से आए हैं लेकिन आज खड़े हैं और हम सब साथ में हैं, और इसीलिए जब हम नेशनल एंथम जो है गाते हैं सब हम खड़े होते हैं और एक जगह खड़े होके एक ही लेवल पे खड़े होके हम सब अलग होते हैं, हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं, लेकिन फिर भी हम जब खड़े होते हैं एक साथ उस चीज को याद करते हैं और गाते हैं, और हम अपनी कंट्री की जो आइडेंटिटी है वो बताते हैं। तो सॉन्ग्स एंड सिंबल सिर्फ हमारी कंट्री को रिस्पेक्ट नहीं देता, हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी को और मजबूत नहीं करता, वो हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारी कंट्री इंडिया की जो हिस्ट्री कितनी ब्यूटीफुल रही है और कितनी अच्छी रही है, और हमें ये याद दिलाता है कि हमें इस चीज को हमेशा रिस्पेक्ट करते रहना चाहिए।
सो या दैट्स इट फॉर द चैप्टर एंड आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हुई हो, आपको हर चीज़ समझ आई हो। और फिर भी अगर इफ़ यू फील दैट यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, you can ask me, feel free to ask me in the comment section. You can also suggest me if you want something more to be added in the video, और अगर आपको कोई टॉपिक है जो अलग से जिसकी वीडियो चाहिए और आपको लग रहा है कि ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई वीडियो में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली अगर वो चीज़ नहीं आपको समझ आई हो या मुझसे कोई पॉइंट स्किप हो गया हो, तो यू कैन जस्ट कॉमेंट मी एंड तो फिर मैं उस चीज़ पे काम करूँगी। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद सम बेटर चॉइसेस, बेटर ऑप्शंस। सो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको बहुत मजा आया हो, और जो भी मैंने पढ़ाया तुरंत जाके टेक्स्ट बुक में पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और आपको चैप्टर एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।